आपका जो एक तरीका है ना कि आप एक ऑप्शन वाइज, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन आता है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन का सही उत्तर बता के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप चारों ऑप्शन को डिफरेंट करते हैं, उन्हें सारा एनालिसिस करके बताते हैं, तो ऐसे चारों ऑप्शन के बारे में ज्ञान होता है। मैं एक अपने यहाँ डायरी रखता था, डायरी में मैं प्रतिदिन ये लिखता था कि मुझे आज अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूतम जो भी पढ़ना है, मुझे बस इतना ही पढ़ना है। टीआरई 2 के बाद जो मैंने संस्कृत सानिध्यम को फॉलो किया, उसके व्याकरण को फॉलो किया, उसके महामाराथन को फॉलो किया, उसके बाद मुझे टीआरई 3 में सर सबसे ज़्यादा नंबर 94 मार्क्स है मेरे, मुझे प्राप्त हुए। तो संस्कृत सानिध्यम का पूरा श्रेय मैं संस्कृत सानिध्यम को जाऊँगा। सर लाइव में मुझे लगता है ना कि थोड़ा टाइम का ज़्यादा दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि लाइव में सर शिक्षक तो समझाते हैं लेकिन वो रोक के समझने वाला जो आदत है वो नहीं हो पाता है। नमस्कार साथियों, मैं CS चौधरी और आज मेरे साथ हैं BPSC TRE 3.0 में संस्कृत विषय से फर्स्ट रैंक लेकर चयनित होने वाले कुमार, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। BPSC 3.0 में शानदार सफलता के बाद कैसा लग रहा है कुमार? सर पहले तो कोई उम्मीद नहीं था कि पहले रैंक पे आऊँगा, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर। यानी परीक्षा से पहले नहीं सोचा था कि टॉप करने वाला हूँ? नहीं सर, उस समय तो बस यही सोचता था कि बस मेरा लिस्ट में कैसे भी नाम आ जाए, लेकिन पहले जब सर्च किए तो तुरंत पहले ही नाम मेरा दिखा, तो उसके बाद तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा सर। बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि खुशी का ठिकाना ना रहे, क्योंकि बहुत बड़ा अवसर तुम्हारे लिए था। बैकग्राउंड कहाँ से हो, मूलतः कहाँ के रहने वाले हो और कौन से क्षेत्र से आते हो? सर बिहार राज्य में ही एक कैमूर जिला है जी, जो यूपी का बॉर्डर भी लगता है सर। वहीं से एक सोतवां गांव है जो हमारे कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, वहीं से सर मैं आता हूँ। फैमिली में कौन कौन है? सर फैमिली में माँ है, पापा हैं, हम 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। ओके, तो फैमिली के मेंबर्स क्या क्या करते हैं? सर पिताजी पहले मेरे टाटा में थे और उसके बाद वो रिटायर हो गए 2002 में। माँ भी टीचर ही हैं, भैया भी टीचर ही हैं, बहन भी दोनों टीचर ही हैं और मैं भी टीचर ही हूँ, तो टीचर ही बैकग्राउंड से आते हैं सर। यानी एक तरीके से ये अगर हम कह दें कुमार गौरव के लिए कि ये तो टीचर गोत्र से उत्पन्न हुए हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत अच्छा है कि पूरा परिवार टीचर रहा है और तुम भी टीचर बन करके आगे बढ़ रहे हो। टीचर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर परिवार से ऑफिशियली, क्योंकि सर पहले मैं टीचर बनना नहीं चाहता था। ओके, पहले मैं SI का तैयारी करता था बिहार का, लेकिन जब पेंडेमिक 2020 में आया तो जो SI का वैकेंसी था बहुत कम हो गया, तो इस वजह से मम्मी ने बोला कि नहीं, बैकअप के तौर पे आप B.Ed कर लीजिए, उसके बाद आप तैयारी करते रहिएगा। तो मैंने बोला ठीक ही है, कर लेते हैं। तो B.Ed में 2020 में एडमिशन ले लिए सर। उसके बाद भाग्य ने यहाँ पहुँचा दिया, टॉपर बना दिया उसके बाद। यानी बहुत बड़ी बात है कि जिस सब्जेक्ट को या जिस डिग्री को आपने बैकअप के रूप में लिया, वो डिग्री आपको एक टॉप सिलेक्शन दे रही है। बिल्कुल सर, आज वो मेरा प्रायोरिटी बन गया। राइट, बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिसने सब कुछ दिया है ऑब्वियसली वो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। संस्कृत के प्रति प्रेरणा कहाँ से मिली? सर संस्कृत के प्रति क्या हुआ कि सर मैं 12th तो साइंस से हूँ, तो पहले मैं एयरफोर्स का प्रिपरेशन करता था, लेकिन एयरफोर्स करने के बाद जब मुझे उसमें सफलता नहीं मिला, तो जब ग्रेजुएशन में एडमिशन होना था तो सब ने बोला कि अब करोगे क्या ग्रेजुएशन में, तो उन्होंने बोला कि टीचर ही बनो। तो वैसा सब्जेक्ट वो चुनना चाहते थे जो मतलब जिसमें भीड़ कम हो या फिर मतलब जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, तो सर हिंदी मैंने लिया। उसी में सर संस्कृत अपने मन से मैंने ले लिया, चलो संस्कृत भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा समाज आजकल संस्कृत खोता जा रहा है, सभ्यता से संस्कृत विषय जो है बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है। इस वजह से मैंने सर संस्कृत ले लिया उसमें। आपको यहाँ तक पहुँचाने में, सफल बनाने में किन किन का योगदान रहा? सर पहले तो पूरा परिवार का योगदान है, लेकिन मुख्य रूप से सर माता का ज़्यादा योगदान है, क्योंकि उन्हीं के संघर्षों की वजह से मैं B.Ed भी कर पाया, क्योंकि उन्हीं का ये सलाह था कि नहीं तुम B.Ed करो, तो उन्हीं की सलाह से सर, और उन्हीं का बस था सर कि आज शिक्षक बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, संस्कृत सानिध्यम परिवार जिसके प्लेटफॉर्म पर आज आप हो, उस संस्कृत सानिध्यम परिवार के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? सर क्या हुआ कि सर जब TRE 2 का एग्ज़ाम हो रहा था, तो TRE 2 में मुझे सफलता मिला नहीं, तो रिजल्ट नवंबर में आया था TRE 2 का। जब मेरा रिजल्ट आया तो सर मैं उस टाइम फेलियर का सामना कर रहा था, रूम में बैठा हुआ था, तो अगले दिन मैं सोचा कि मैं क्यों रूम में बैठा हूँ,
मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। तो मैं यूट्यूब पे गया और सर्च करने लगा संस्कृत के बेस्ट टीचर को। तो अचानक सर संस्कृत सानिध्यम का एक प्लेलिस्ट मेरे सामने आ गया। मैंने उसे क्लिक किया, क्लिक करके देखा तो पहले मैंने कारक का देखा था पहले। तो सर कारक का जो मैंने देखा क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। फिर वहीं से मेरा सफलता हुआ, क्योंकि टीआरई 2 में व्याकरण ही मेरा काफ़ी कमज़ोर सब्जेक्ट रहा। तो सर कमज़ोर रहा तो सर संस्कृत सानिध्यम के शरण में आकर के व्याकरण भी मेरा मजबूत हो गया और आज परिणाम आपके आगे है सर। यानी कि कहीं ना कहीं व्याकरण को अगर आप स्ट्रॉन्ग मान रहे हो तो संस्कृत सानिध्यम का योगदान है। बिल्कुल सर, चलो क्योंकि शुक्रिया व्याकरण कि आप लोग व्याकरण में, मतलब वैसे आप लोगों ने मुझे व्याकरण का जो है एक तरफा टीचर बना दिया है आप चलो ये भी अच्छा लगता है। नहीं जान सर, के। व्याकरण की वजह से ही मैं उसमें टीआरई 2 में फेल हुआ था। अगर व्याकरण नहीं होता तो आज मैं टीआरई 2 में ही शिक्षक होता। अच्छा, जैसा आपने बताया कि टीआरई 2 में आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा, पहला एग्जाम आपने टीआरई 2 दिया एज ए शिक्षक। नहीं, टीआरई 1 ही दिया था जी। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था हाँ। कि बीएड वाले अब 1 to 5 में नहीं जा सकते हैं, और 9-10th वाले जो 2018 में बीएड किए हैं वहीं जा सकते थे, क्योंकि उसी समय एस्टेट हुआ था। बिल्कुल। उसके बाद एस्टेट हुआ ही नहीं था। तो उस बार सर मैं टीआरई 1 में बैठा था, उसमें भी मेरा 64 नंबर था। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता तो मैं टीआरई 1 में ही शिक्षक होता। जैसा आपने बताया कि टीआरई 2 में आप रह गए थे, तो कभी मन में ख्याल नहीं आया कि यार संस्कृत से तो मुझे नहीं मिला, तो क्यों ना छोड़ के वापस एसआई पे लौट जाऊं? नहीं सर, क्योंकि वैकेंसी टीचर का ज़्यादातर आ रहा था, और अगर कहीं और चला गया होता तो आज सर ये अवसर थोड़ी होता कि आपको इंटरव्यू देता। नहीं, ये आपने अच्छा किया, क्योंकि निरंतरता आपने बनाए रखी और ये शायद आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण रहा कि टीआरई 1 देना, टीआरई 2 देना और टीआरई 3 में जाकर के सुपर डुपर हिट हो जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। रिजल्ट किसने देखा था? एक सबसे बड़ा मोमेंट आपकी लाइफ का हो सकता है कि वो पल कैसा था, मैं जानना चाहता हूँ, और मेरे विद्यार्थी भी मुझे लगता है कि जानना चाहेंगे कि वो रिजल्ट के समय का रिएक्शन क्या था, किसने परिणाम देखा था? सर रिजल्ट मैंने ही देखा था। और क्या एक बार में यकीन हो गया था? नहीं सर, जब खाना खा करके, और हम खाना खा के आदत है मेरा टहलने का, तो टहल रहे थे, अचानक उसी समय 9-10 के आसपास रिजल्ट आया था। तो देख के पहले अपना रोल नंबर मारे, ऊपर सर्च किए तो डायरेक्ट ऊपर ही कुमार गौरव। तो सर विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने रोल नंबर मिलाया, एक बार नहीं 2 बार देखा, तो अरे कुमार गौरव ये तो मैं ही हूँ। एक बीच में मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, एक कुमार गौरव जो एक बड़ा प्यारा सा नाम तुम्हें दिया है, किसकी देन है? मतलब बार बार क्लिक करता है, मैं भी देख रहा हूँ कि जब भी मुंह से निकलता है तो बड़ा एक अच्छा सा फील आता है। कुमार गौरव किसकी देन है? सर माँ का देन है कुमार गौरव का नाम, क्योंकि सर गौरव चतुर्वेदी तो नाम था ही, लेकिन कुमार गौरव सर 9th से ही मेरा नाम कुमार गौरव पड़ा सर। साइंस से आना, यानी 12th आपने साइंस से किया और उसके बाद में संस्कृत को चुनना और इतना आगे निकल जाना, कभी डर नहीं लगा? लंबे लंबे सूत्र और बड़े बड़े शब्द रूप, धातु रूप, यानी कि क्या क्या याद करूंगा, जैसे आम विद्यार्थी को फोकस करना होता है। नहीं, मैंने बताया ना, मैंने एक स्ट्रेटजी रेडी कर लिया था सर। जैसे लंबा लंबा सूत्र देख के तो पहले ही डर लग जाता था, क्योंकि एक एक पेज का पूरा संस्कृत का सूत्र होता है। तो मैंने क्या किया था कि मैं एक अपने यहाँ डायरी रखता था। डायरी में मैं प्रतिदिन ये लिखता था कि मुझे आज अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूतम जो भी पढ़ना है, मुझे बस इतना ही पढ़ना है। भाग भाग में शब्द रूप, मुझे एक दिन में एक शब्द रूप याद करना है, एक दिन में एक धातु रूप याद करना, और एक दिन में एक रिवीजन कर लेना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मुझे अपना 40 नंबर पे सब्जेक्ट देना था, और बाकी इस पे। तो मैं हर सब्जेक्ट को भाग भाग में बांट लिया था। यानी आपने एक तरीके से हर पार्ट को डिवाइड किया और प्रॉपर टाइम दिया। मैं ये कहूँ कि आपने प्रॉपर टाइम उस चीज़ को दिया है। तो आप, ये आम विद्यार्थी की भी इच्छा होती है कि हम ये जाने कि टॉपर्स आखिर पढ़ते कितने घंटे हैं, कितना घंटा पढ़ लेते थे? सर टाइम तो फिक्स नहीं करते थे, रेगुलरली आप पढ़ने पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना मुझे पढ़ना है। तो सर फिक्स होता नहीं था। क्या होता था कि मैं जब सुबह जगता था तो 10:30-7 बजे मैं बैठ जाता था चाय वाय पी करके। तो 10-10:30 बजे तक मैं संस्कृत ही पढ़ता था। तो 10 बजे मेरा टाइमिंग था कि मुझे नाश्ता करने जाना है। तो नाश्ता करने जाते थे, संस्कृत पढ़ते थे, उसके बाद सर फिर आते थे, फिर अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते थे। लगातार एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आप बोर हो जाएंगे। आप 3 घंटे पढ़े संस्कृत, तो उसके बाद आप 40 पे पढ़िए, फिर आप संस्कृत उठाइए, ऐसे ही बदल बदल के सब्जेक्ट पढ़िए, ना कि एक ही लगातार सब्जेक्ट पढ़िए आप। तो क्या कोई निश्चित समय था कि मुझे दिन में इतना पढ़ना है, नाइट में इतना पढ़ना है, या जब समय मिल रहा था तब पढ़ना है? नहीं सर, निश्चित समय था कि सुबह जग के बैठ जाना है
और मैं सुबह ही जैसे इंसान भूल जाता है कि कल मुझे क्या पढ़ना है। जैसे आज आप पढ़िएगा तो आज आपको याद रहेगा कि नहीं कल मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे ये समझ में आएगा, तो मैं डायरी में नोट कर लेता था। यानी कि प्रतिदिन की स्ट्रेटेजी डायरी में नोट डायरी करना कि में मुझे नोट अगले दिन क्या पढ़ना है। हाँ। क्या था ये, मुझे बताइए। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है कि वो भी इस तरीके की रणनीति बनाएं और एक तरीके से जटिल प्रकरण को भी एक प्रॉपर रणनीति के साथ में अपने उसमें ले लें। बिल्कुल ऐसे वो सफलता पा सकते हैं सर, मैं उनके सामने उसके सबूत के तौर पे उपलब्ध हूँ सर। वो पार्ट वाइज एक डायरी रखें, डायरी में रोज अपना एक निर्धारित करें, ये मत निर्धारित करें कि मुझे कितने घंटा पढ़ना है कितने घंटे, बस ये रखें कि मुझे आज ये पढ़ लेना है। अब उसके लिए मुझे 8 घंटे भी लगे, 10 घंटे भी लगे, 12 घंटे भी लगे, उतना मुझे बस पूरा करना है, ये टारगेट होना चाहिए। अच्छा कुमार, आपने भी ऑनलाइन से पढ़ाई की है। जी सर। और ऑनलाइन का दौर है, क्या सिर्फ वीडियो देख लेना पर्याप्त होता है या हस्तलिखित नोट्स भी होने चाहिए, यानी बनाने चाहिए आपको वीडियो देखते समय? बिल्कुल सर, बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं तो वही किया हूँ वीडियो देख करके। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं लाइव वीडियो कभी नहीं करता था। मैं हमेशा जो शूट होता है, जो वीडियो लाइव खत्म हो जाता है क्लास, उसको मैं करता था। उसके बाद मैं वीडियो देखता था, मैं रुकता था, उसके बाद उसे लिखता था, फिर मैं स्टार्ट करता था, फिर उसे सुनता था, फिर लिखता था, ऐसे ही करता था। यानी आपका कहना है कि लाइव से ज्यादा जरूरी है वीडियो देखना, यानी क्लास करना जरूरी है, लाइव आना उतना जरूरी नहीं है? नहीं सर, लाइव मुझे लगता है ना कि थोड़ा टाइम का ज़्यादा दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि लाइव में सर शिक्षक तो समझाते हैं लेकिन वो रोक के समझने वाला जो आदत है वो नहीं हो पाता है उसमें। और ऐसे अगर शूट वीडियो देखा जाए तो रोक करके हम समझ सकते हैं, फिर उसे रिवाइंड कर सकते हैं, फिर समझ सकते हैं। आप निरंतर मोबाइल के संपर्क में थे, आपने दिन भर मोबाइल से ही पढ़ना था, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे ऐप से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो। इस दौरान जो वो फ्लैश मैसेज आ रहे होते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह, यानी मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। हाँ। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी या सोशल मीडिया भी यूज किया, और दूरी बनाई तो कैसे बनाई? नहीं सर, सोशल मीडिया से मैंने दूरी नहीं बनाया था। अच्छा। बस उसे एक समय दे दिया था, निश्चित समय दे दिया था। जैसे मैंने बोला ना कि मैं 10 बजे नाश्ता करने जाता था, तो 10 बजे मेरा आदत है कि खाने के बाद मैं 15 या 20 मिनट टहलता हूँ, चलता हूँ, रूम में ही चलूंगा, कहीं चलूंगा। तो वही 15 मिनट जो मेरा टाइम टहलने का था, उसी में मैं रील्स देखता था। यानी आपका, मैं ये कहूं कि निर्धारित समय था कि मुझे इतनी देर ही आपको सोशल मीडिया पे जाना है, अदरवाइज नहीं जाना। हाँ, उसका एक निश्चित समय तय कर दिया था। देखता था, मैं भी था, क्योंकि आप लगातार नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ेंगे तो आप बोर महसूस करेंगे, आप पढ़ेंगे तो दिमाग में नहीं जा पाएगा, तो इस वजह से उसको भी देखना है रिफ्रेश के तौर पे सर। बीपीएससी ने एक बहुत शानदार काम किया हुआ है कि हम कोई सिलेबस नहीं देंगे, हम तुम्हारी जम के परीक्षा लेंगे। ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, कोई सिलेबस नहीं है, उसके बावजूद आपने जो रणनीति बनाई, खासकर साहित्य को लेकर के, क्योंकि व्याकरण तो चलो निश्चित रूप से हो जाता है कि ठीक है, संधि समास प्रत्यकारक ये टॉपिक है, साहित्य पता नहीं है क्या पूछ लेगा। क्या रणनीति थी, साहित्य को कैसे कवर किया, बिना सिलेबस के कैसे कवर किया? सर पहले तो स्टेट का सिलेबस है बिहार का, तो मैंने स्टेट के सिलेबस को फॉलो किया। उसके बाद जो प्रीवियस पेपर था TRE 1 और TRE 2 का, उसमें जो जो क्वेश्चन आते थे जिस सब्जेक्ट से या जो चैप्टर होता था, उसे मैं कवर करता था। बस यही 2 कवर करता, उसके अलावा मैं कोई कवर नहीं करता था। मतलब केवल जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़े चले जाओ। हाँ सर, ये जरूरी था। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, कभी डर नहीं लगा कि इसका कोई सिलेबस नहीं है, मैं कितना पढ़ूं और कितना छोड़ूं? एक मन में ख्याल आता है कि मैं कौन सी चीज तो पढ़ूं बिना सिलेबस के और कौन सी चीज को छोड़ दूं। बिल्कुल डर था सर। बीपीएससी तो हमेशा हमसे आगे रहता है एक कदम, लेकिन अब डर के आगे किया जा सकता है सर। अब स्टेट मैंने TRE 1 टेस्ट मारते थे, उसके लिए अगर डर होता है तो आप टेस्ट मारते थे, आप टाइमिंग देखते थे, और वैसे ही चलता गया सर, होता गया। अभ्यास का क्या रोल है? केवल पढ़ना जरूरी है या फिर अभ्यास भी जरूरी है? सर मैं तो बोलूँगा पढ़ना से ज़्यादा अभ्यास जरूरी है, और खासकर रिवीजन। आप पढ़िए कम। आप जैसे आप सोच रहे हैं कि नहीं एक दिन में मुझे 2 चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, तो आप एक ही चैप्टर पढ़िए, लेकिन रिवीजन आप 2 बार उसका जरूर करिए। जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, और साथ के साथ में अभ्यास जो करना। कल पढ़े हैं, जो कल का, जैसे मैंने बोला ना कि डायरी में एक मैं नोट कर लेता था, जैसे मैं कल पढ़ा हूँ मेघदूतम, तो आज मैं उसका पहले रिवीजन करूंगा, तब मैं अगला चैप्टर पढ़ूंगा, ना कि मैं पहले अगला चैप्टर पढ़ूंगा उसके बाद कुछ, ऐसा कुछ नहीं। पहले रिवीजन, उसके बाद भले ही आप आगे एक ही चैप्टर पढ़िए, लेकिन रिवीजन आप ज्यादा करिए।
अच्छा, यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया मुझे याद आता है। संस्कृत सानिध्यम के लिए कहा जाता है कि सर देवलोक वाले प्रश्न बनाते हो, तो क्या सरल प्रश्नों का अभ्यास करना पर्याप्त है कि या जटिल प्रश्नों का भी सामना करना चाहिए? सर जटिल प्रश्न का सामना करना चाहिए, उससे आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। क्योंकि पहले मैं साधारण क्वेश्चन से ही सॉल्व करता था तो मुझे लगता था कि हो जाएगा, फिर अचानक जब आपका टेस्ट देख रहे थे तो उसमें तो टफ टफ क्वेश्चन आता था, अरे क्वेश्चन ही नहीं बनता था एक भी। तो फिर सर मैंने वो देखना स्टार्ट किया, और आपका जो एक तरीका है ना कि आप एक ऑप्शन वाइज, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन आता है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन का सही उत्तर बता के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप चारों ऑप्शन को डिफरेंट करते हैं, उन्हें सारा एनालिसिस करके बताते हैं, तो ऐसे चारों ऑप्शन के बारे में ज्ञान होता है, तो इसलिए वो भी काफी मेरे लिए सहायक रहा सर। यानी कि आप ये कहेंगे कि सरलता से सफलता नहीं मिल सकती, नहीं सर, आपको जटिलताओं से जूझना पड़ेगा। जटिलताओं उससे आत्मविश्वास आएगा आपके अंदर। और एक साधारण सी बात है कि सर अगर टफ क्वेश्चन करेगा तो साधारण क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। और विद्यार्थियों के लिए सबसे मुसीबत का जो विषय होता है वो होता है शब्द रूप और धातु रूप। हाँ सर, क्या रणनीति थी कि उनको कैसे याद किया जाए जब कोई संख्या निश्चित नहीं हो कि कौन सा याद करना है? हाँ सर, वो मेरे डायरी में नोट होता था हमेशा, रोज मुझे 2 शब्द रूप और 2 धातु रूप। मैं बहुत एक दिन में नहीं होता था कि मैं 10 शब्द रूप याद कर लूंगा 10 धातु, ना, एक दिन में 2 शब्द रूप 2 धातु रूप बस। अगर 2 महीने बाद भी है तो जाहिर सी बात है 60 दूना 120 शब्द रूप और 120 धातु रूप, और उसका रिवीजन भी हो जाएगा। जब पता चल चुका था कि एग्जाम डेट आ रही है, हाँ तो आखिरी 7 दिन होते हैं, बड़े हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम सब चीज़ों से बच रहे होते हैं। कैसे थे आखिरी 7 दिन और क्या रणनीति थी कि जो यहाँ तक पहुँचे? 7 दिन की रणनीति। सब पहले तो लगता है 7 दिन में क्या ही पढ़ ले, जब डेट आता है तो ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये पढ़ लें, लेकिन इंसान कुछ भी नहीं पढ़ पाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि नहीं ये पढ़ूँ ये पढ़ूँ। मेरा मानना है कि आप रिवीजन जब 1 महीने या 20 दिन पहले तो आ जाता है, तो पहले आप रिवीजन कर लीजिए अपने सब्जेक्ट का। उसके बाद रिवीजन करने का, जिस चैप्टर का आप रिवीजन किए हैं उसका टेस्ट मारिए उसी दिन। रिवीजन करिए फिर टेस्ट मारिए, रिवीजन करिए फिर टेस्ट मारिए। उसके बाद लास्ट की जो 7 आप बोल रहे हैं सर, उसमें मैंने महा मैराथन आपका फॉलो किया था सर, और उसका स्क्रीनशॉट लिया था और स्क्रीनशॉट याद करता था सर, और कुछ नहीं। अगर मैं संक्षेप में पूछना चाहूँ कि संस्कृत सानिध्यम का आपकी सफलता में क्या योगदान है और किस चीज में सबसे ज्यादा योगदान है? सर असफल को सफल बनाया सर। जाहिर सी बात है कि टीआरई 2 में मेरा व्याकरण की वजह से नहीं हुआ था। मेरा साहित्य पूरा सही था, 19 साहित्य आया था टीआरई 2 में, 19 का 19 साहित्य सही था, लेकिन व्याकरण उतना ही गलत था। तो टीआरई 2 के बाद जो मैंने एक संस्कृत सानिध्यम को फॉलो किया, उसके व्याकरण को फॉलो किया, उसके मैराथन को फॉलो किया, उसके बाद मुझे टीआरई 3 में सर सबसे ज़्यादा नंबर 94 मार्क्स है मेरे, मुझे प्राप्त हुए सर। तो संस्कृत सानिध्यम का पूरा श्रेय मैं संस्कृत सानिध्यम को जाऊंगा, क्योंकि एक अच्छे मार्गदर्शक नहीं मुझे मिलता तो मैं पढ़ के ही क्या करता। मोटा मोटा बुक तो रखा हुआ है, लेकिन एक अच्छा मार्गदर्शक होता है ना, दिशा बताता है कि नहीं आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है। कई बार मैं खुद लाइव क्लासेज में आप लोगों को डांट रहा होता हूँ, जबरदस्त तरीके से डांट रहा होता हूँ, तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं आया कि ये सर हमेशा पढ़ने के इतर बात नहीं करते हैं, जब देखो तब ये पढ़ो, कभी दूसरी चीज नहीं होती है? तो ऐसे इन चीजों ने फ्रस्ट्रेट नहीं किया कि चलो छोड़ो इनको, कहीं और चलते हैं? मुझे फ्रस्ट्रेशन आता था जब एक होता था कि आप क्वेश्चन बताते थे कि ये क्वेश्चन इस सूत्र से होगा, और अचानक आप दूसरा क्वेश्चन बताते थे, उससे मैं दूसरा सूत्र लगा देते थे वहीं। बोलते कि सर बताते क्या है ये एक ही क्वेश्चन ये 2 सूत्र से बता रहा है। तो उस समय फ्रस्ट्रेट होता, लेकिन फिर ये सोचते थे कि कुछ तो सीख ही रहा हूं ना, तो मैं नोट कर लेता था या स्क्रीनशॉट ले लेता था। तो उस तरह से मुझे सर फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, पहले हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे ये लगा कि मैं सीख रहा हूँ कुछ, तो फिर नहीं। यानी मैं कह दूं कि जो अक्सर मैं कहा करता हूं कि रटाया नहीं सिखाया जाता है, वो ठीक है। बिल्कुल सर, और व्याकरण तो सीखने पर ही होगा, रटने पे होगा नहीं। बिल्कुल, रटने से साहित्य को याद किया जा सकता है, व्याकरण में जब तक आप गहराई में नहीं जा रहे हो आप उसमें कुछ भी नहीं सीख पा रहे होते हो। कौन सा प्रकरण ऐसा था जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, खासकर संस्कृत सानिध्यम पर, वो पर्टिकुलर टॉपिक जो सबसे ज्यादा आपके लिए प्रेरणादायी रहा? सर समास और कारक। समास और कारक, हाँ सर। दोनों आपको मतलब जटिल लगते थे? बिल्कुल सर, जटिल तो मुझे प्रत्यय भी लगता है, लेकिन प्रत्यय को मैंने उतना फॉलो नहीं किया, मतलब कि मैंने उसको सीखना, मतलब मैं भागता रहा, उससे सीखा लेकिन भागता रहा। लेकिन समास और कारक मैंने मुख्य रूप से, कारक अगर मैं बोलूं तो मैंने सर सब वो फॉलो किया है और उसी से सीखा है सर।
अगर परीक्षा बिल्कुल अगले दिन है, आमतौर पर हम लोग भी अपने विद्यार्थियों से कह रहे होते हैं कि भाई परीक्षा से पहले दिन शानदार नींद लेनी है, बहुत अच्छा सोना है। ठीक एक दिन पहले, यानी जो रात थी, कैसी कटी थी? नींद आई थी या फिर उस रात भी पढ़ रहे थे? पाता है क्या? तो उस रात भी पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे? बिल्कुल सर, उस रात भी पढ़ ही रहे थे। जैसा हम लोग एग्जाम मतलब देखते हैं विद्यार्थी एग्जाम तक अपना नोट्स लेकर के जा रहा होता है, क्या तुमने भी वही किया था कि लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए? हाँ हाँ हाँ, लास्ट मोड नहीं तो, लेकिन जब जैसे 9 बजे या 10 बजे एग्जाम होता है तो सुबह रात में जैसे 3 बजे तक पढ़ते थे, तो 3 बजे तक पढ़ते ही थे। उस समय ये होता है ना डर कि ये भी पढ़ लूँ, यहाँ से कहीं क्वेश्चन आ जाए, ये भी पढ़ लूँ, यहाँ से ना क्वेश्चन आ जाए। लेकिन इंसान कंफ्यूज रहता है, ये भी नहीं पढ़ पाता है, वो भी नहीं पढ़ पाता है। तो इसलिए एक ही पढ़ो। और मैं बोलता हूँ ना सर, डायरी आप रखिए, उससे आप कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सोचिएगा कि मैं आज मेघदूतम भी पढ़ लूँ, कीर्तार्जुनियम भी पढ़ लूँ, तो आप डायरी मेंटेन रखिएगा, तो आपको रहेगा कि नहीं, मेरा आज का टारगेट यही है, यही मुझे पढ़ना है। अगले दिन का टारगेट मैं अलग कुछ बनाऊंगा, लेकिन आज का टारगेट मेरा यही है। तो मैं चाहूंगा कि वो अपना जो उनका रूटीन होगा, वो रूटीन में ये जो मेरा नोट्स वाला है, डायरी वाला है, उसमें इसको वो ज़्यादा प्रीफर करें, उसे महत्वपूर्ण बनाएं, ताकि उनका भी एक सफलता मतलब अच्छे से हो। जीके जीएस, क्योंकि संस्कृत के साथ में वो वाला पार्ट बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है। साथ के साथ आप जीके जीएस के बिना टॉप नहीं कर सकते, ये निश्चित है। सिलेक्शन वाली आप सब्जेक्ट के दम पे, फिर भी वहां भी आपको क्वालिफाई करना होता है। क्या रणनीति रही थी जीके जीएस के लिए? सर मैं 4 से 5 घंटा जीके को देता था, और मेरा रणनीति ऐसे नहीं था कि मैं 4 से 5 ही घंटे दूंगा। मेरा ये था कि मुझे 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटा ज्योग्राफी और 1 घंटा साइंस पढ़ लेना है सर, और 1 घंटा करंट अफेयर्स बीच बीच में, ना कि लगातार, बीच बीच में। जैसे मैं 3 घंटे का संस्कृत पढ़ता था सुबह में, फिर मैं जब नाश्ता करके जाता था तो मैं सर हिस्ट्री पढ़ता था, फिर मैं संस्कृत उठाता था, फिर 2 घंटा पढ़ने के बाद फिर मैं हिस्ट्री पढ़ता था। ऐसे ही बीच बीच में पार्ट वाइज, इससे बोरिंग भी नहीं होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है इंसान। इसलिए पार्ट वाइज बाट बाट करके पढ़ने पे पढ़ाई भी अच्छे से होगा और याद भी अच्छे से होगा। जब परीक्षा देने जा रहे थे, कितना आत्मविश्वास था कि इस बार जो आपकी भाषा में कहते हैं फोड़ डालूंगा? बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था सर। लग रहा था कि जल्दी से पेपर है। पहले तो पूरा चेहरा जलन देने लगता है, बाथरूम लगता है, जाने पे इंसान जाके मुंह धोता है, उसके बाद सोचता है कि जल्दी से पेपर है, देखूं कौन कौन सा पेपर है। तो आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब पेपर आया और देखे, तो मेरा पहले का अनुमान था कि सर, मैं पहले जैसे TRE 2 में क्या किया था कि TRE 2 में पहले मैं एक टिक मारता था, एक जो देखता था पेपर शुरू से उसको रंगता था, क्वेश्चन देखता था और OMR सीट भरता था। लेकिन मैंने TRE 3 में उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप हमारे विद्यार्थियों को ये जो OMR वाला पार्ट है, ये आप बहुत क्लियरली बताएं कि आपने कैसे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि OMR भरते समय बहुत सारे विद्यार्थियों से गलती हो जाती है। आपने कैसे उस चीज को मैनेज किया? TRE 2 में तो मैंने सर क्या किया था कि मैं एक क्वेश्चन देखता था, फिर OMR भरता था। लेकिन मुझे लगा कि इससे ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है, तो मैंने TRE 3 में सोचा कि नहीं, मैं उसे थोड़ा सा बदलता हूँ। तो उस समय मैंने क्या किया सर कि पहले मैं जितना क्वेश्चन था उस पर टिक कर लिया, ये क्वेश्चन 80 क्वेश्चन मार लिया। उसके बाद मैंने OMR भरा। उसके बाद मैं फिर 20 GK GS उसको भी पहले पूरा टिक कर लिया, 40 क्वेश्चन, ये सही है, ये सही है, ये सही। उसके बाद OMR को फिल किया। उसके बाद फिर 30 नंबर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बाद। अगर एक विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है और वही BPSC देने जा रहा है या कोई अदर एग्जाम देने जा रहा है, आपके अनुसार क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए क्वेश्चंस को, यानी कि कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा पार्ट उसको पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में? क्योंकि टाइम बचाना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर निश्चित रूप से 80 नंबर उसे पहले करना चाहिए, क्योंकि वही उसे क्वालिफाई करा सकता है, और ज़्यादातर जाहिर सी बात है कि वो पढ़ के भी वहीं जाता है। तो 80 नंबर उसे ज़्यादा करना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए कि एक क्वेश्चन मार के OMR भरना चाहिए। पहले वो 80 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर ले, 80 क्वेश्चन, उसके बाद OMR को फिल करे। सर जब प्रश्न पत्र देखा, सामने आ चुका था, और सबसे पहले जैसा हम सबकी आदत होती है फटफट से पूरा प्रश्न पत्र एक बार तो पलट के देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें है, तो प्रश्न पत्र देख करके राहत की सांस ली थी कि पढ़ा हुआ आ गया, या फिर कहीं घबराहट हुई थी? सर नहीं, रिलैक्स तो हुआ था कि पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी एक घबराहट होता है, क्या पता जो मैं जो OMR भर रहा हूँ या टिक कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। पूरा स्ट्रेस होता है जब तक इंसान बाहर निकल के मिला न ले, जा करके यूट्यूब पे सारा उसका आंसर की देख न ले, तब तक तो फ्रस्ट्रेशन होता ही है।
लेकिन फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। फाइनली लेकिन सब कुछ हो गया, रैंक 1 आ गया, अब क्या ही चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो परीक्षा आपकी समाप्त हो जाती है, बाहर निकलते हैं तो पता होता है कि मैं क्या करके आया हूँ। हाँ सर। क्या लग रहा था, क्या कितना आत्मविश्वास था कि कुछ कर जाएंगे? मतलब टॉप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि मतलब हाँ, टीआरई 2 वाला रिजल्ट है, बदल जाएगा, मतलब क्या लग रहा था? सर उस समय तो बहुत ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे ये हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं, मैं टॉप करूंगा या मेरा इतना नंबर आएगा। लेकिन ये जरूर लगता था कि नहीं, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पहले मैं क्या करता था कि पहले मुझे जो क्वेश्चन आता था, मैं वो क्वेश्चन पहले पूरा अटेम्प्ट कर लेता था, तो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था मैं। तो अटेम्प्ट करने के बाद जब मैंने काउंट किया तो मुझे लगा 90 आ रहा था मेरा टोटल। तो मुझे लगा कि नहीं, इस बार हो जाएगा, क्योंकि 90 कट ऑफ नहीं बनेगा हमारे सब्जेक्ट में। तो सर आत्मविश्वास उस समय नहीं था, लेकिन मिलाने के बाद तो और ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया। हमारे विद्यार्थी जानना चाहेंगे कि फाइनली स्कोर क्या रहा? सर 94 आउट ऑफ 120। 120, 120 में से 94 अंक, लाजवाब है, बहुत शानदार है। अगला लक्ष्य क्या है? सर टीचर लाइन में ही आगे जाना है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है। हमारे बिहार में एक बेट भी आ रहा है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, उसका भी एग्जाम देना है और निरंतर आगे जाना है सर। और क्या, यानी एक शिक्षक वाली दिशा में ही आपको आगे जाना है। बिल्कुल सर। जाते जाते विद्यार्थियों के लिए, यानी संस्कृत सानिध्यम परिवार के विद्यार्थियों के लिए, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन तक आपका ये मोटिवेशनल वीडियो पहुंचेगा, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सर यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी चाहिए उन्हें सर। पहला स्थिरता होना चाहिए। दूसरा बात, आप 4 ही घंटा पढ़िए, 5 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, कंटिन्यूटी मत छोड़िए। ऐसा नहीं कि मैं आज नहीं कल छोड़ देता हूँ फिर परसों पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। आप 5 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, एक डिसिप्लिन मेंटेन करिए, उसके बाद तो सब हो जाएगा। आपके इस दौरान, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, कोई भी ऐसे गुरु जिनको आप याद करना चाहोगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब आगे बढ़ाया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमारे फेवरेट बन जाते हैं, और इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता कि इस सफलता के समय आप अपने उन टीचर्स को याद करो, तो किन्हीं विशेष शिक्षकों को याद करना चाहोगे? हाँ सर, वो मेरा स्कूलिंग जो हुआ है ना, जहाँ मेरा गृह जिला है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, वहाँ पे सर मैं 1 से 8 बाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ जी। तो सर एक आरपी सर होते हैं, उसके प्रिंसिपल वहीं थे। तो वो काफ़ी मतलब लड़कों को काफ़ी मोटिवेट करते थे। उनका डिक्टेशन होता था, हम लोग बनाते थे डिक्टेशन। तो वो डिक्टेशन जिस दिन होता था, शुक्रवार के दिन वो डिक्टेशन बोलते थे। तो सर डिक्टेशन के दिन हम बहुत खुश होते थे कि आज डिक्टेशन होगा, आज नंबर लाएंगे। तो वो मोटिवेट करते थे, और उन्हें याद करना चाहूँगा। आज उन्हीं के चलते उन्होंने ही बोला कि नहीं, इस लड़के को पढ़ाइए। मेरे घर पे आके बोले थे, इस लड़के को पढ़ाइए, कुछ अच्छा करे, किसी से कम नहीं है। पहले 94 अंक ला करके पहली रैंक लाना, उसके बाद में बिहार से चलकर संस्कृत सानिध्यम के प्लेटफॉर्म पे जयपुर आना, ये कैसा अनुभव है? सर बहुत अच्छा अनुभव है सर, क्या बताऊं। एक जीवन का एक नई लग रहा है कि नई ऊंचाई मिल रहा है मुझे। एक प्रेरणा के तौर पे मैं बताऊं तो लग रहा है कि नहीं, मैं किन्हीं ऊंचाई पे पहुंच चुका हूं। क्योंकि वहां पे मुझे नहीं पता चल रहा था, लेकिन यहाँ आकर के लोगों से मिल करके, या फिर जब यूट्यूब पे मैंने कमेंट देखा, तो लगा कि नहीं, ये मुझे अगर जो इज्जत और मान सम्मान मिला है, ये संस्कृत सानिध्यम के प्लेटफॉर्म पे ही आके मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब इस तरीके से सोचा और एक नए प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने आप को रिप्रेजेंट करना, एक अवसर देना। बहुत समय मुझे नहीं हुआ था कभी ऐसा लगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि विद्यार्थी ये देखते हैं कि सब्सक्राइबर कितने हैं, भीड़ कितनी है, क्योंकि ये आम बात होती है कि जहाँ भीड़ हो रही होती है वहाँ हम सब जा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, उतने नहीं थे जितने दूसरी तरफ देखूं तो इतने बड़े बड़े बरगद खड़े हुए हैं जिनकी शाखाएं बहुत दूर तक फैली हुई हैं। और यहाँ एक मैं कहूँ कि संस्कृत सानिध्यम तो एक नव अंकुरित पौधा था जिसने अभी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ना शुरू किया है। कभी ये लगा कि यार ये तो नए हैं, क्या कर पाएंगे, मैं तो इतने बड़े लोगों को जानता हूँ। मैं ये जानता ही नहीं था। मैंने बस यूट्यूब पे, जब मेरा TRE 2 का रिजल्ट हुआ था और मैं फेल हो गया था, तो मैंने बस जाके यूट्यूब पे सर्च किया था बेस्ट टीचर इन संस्कृत। तो 3-4 टीचर आए थे, मतलब बाकी सब संस्कृत जो पढ़ाते हैं शिक्षक सब आए थे। मैंने सबका करके पॉज करके प्ले करके 5 मिनट
सबका वीडियो देखा तब। जब आपका वीडियो प्ले किया तो आप जो आपका होता है ना, जैसे आप कारक पढ़ा रहे हो तो आप पॉइंट आज पहले ही बता देते हैं कि कारक में ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये आप सीख गए तो आप बाकी सब सीख जाएंगे। तो वो मुझे काफ़ी प्रभावित किया। इस वजह से मैंने संस्कृत सानिध्यम का ऐप ही चुना और उसी से ही पढ़ा और कहीं मैं नहीं गया। चलिए, शानदार सफलता के लिए कुमार आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें और पुनः पुनः संस्कृत सानिध्यम परिवार के इस प्लेटफॉर्म पर आएं और हमारे विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो मित्रों, ये थे बीपीएससी टीआरई 3.0 टीजीटी में संस्कृत विषय से टॉप करने वाले, प्रथम रैंक लाने वाले कुमार गौरव। अब अगली बारी आपकी है। कुमार गौरव ने अपने अनुभव साझा किए और आपको बताया कि अगर नियमित रणनीति के साथ में आप जाते हो तो आप निश्चित रूप से अगले कुमार गौरव बन सकते हो। आप सेलेक्ट ही नहीं हो सकते, आप बेहतरीन सिलेक्शन भी ला सकते हो। तो मित्रों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं CS चौधरी आपसे विदा लूंगा। संस्कृत सानिध्यम परिवार पर आप जुड़े रहिए और अपना भरोसा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।